तो ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग देखेंगे बेटा कि आपके पास अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करते क्या है? बिल्कुल बच्चों वाली बात कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या करोगे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, ओके, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ये काम करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली। तो अब हमें करना ये है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक दो चीजें हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपका एएस मतलब अच्छा होना चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो नंबर वन बेटा, नंबर वन, यू मस्ट नो ऑक्सीडेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, oxidation in all aspects, reduction in all aspects, oxidizing agent, oxidizing agent, and reducing agent. And reducing agent. And balancing redox equation. And balancing redox equation. Okay. So, number one, this is two, this is three, this is four, this is five. Okay. इन सब को मैं आपको बता देता हूँ एक इक्वेशन से, इन सब का रिवीजन हो जाएगा in just one equation. So you can see this manganate ion is going to react with iron 2 plus and is going to form Mn2 plus and Fe3 plus and Fe3 plus. Okay. तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्प्लिट करूंगा इनटू टू हाफ्स। यही करते थे ना अकॉर्डिंग टू द रूल। ये लो, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इनटू टू हाफ्स। MnO4 माइनस को चेंज कर दिया Mn2 प्लस में, और Fe2 प्लस को मैंने चेंज कर दिया Fe3 प्लस में। दिस इज हाफ इक्वेशन, दिस इज हाफ इक्वेशन, राइट? ओके। अब मैं बैलेंस करूंगा। बैलेंस के लिए कुछ रूल्स थे, बैलेंस मेटल्स, then balance non-metals other than hydrogen and oxygen, then balance oxygen by H2O, and then balance hydrogen by H positive ion। ये कुछ रूल्स थे, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं हम इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, balance metals, then balance non-metals, then balance oxygen by H2O, then balance hydrogen by H plus। मैं इसी को ही कंसीडर करते हुए इस इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो Mn और Mn बैलेंस है, मेटल इज बैलेंस्ड, देयर इज नो नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि देयर इज नो एनी नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन, देयर इज नो एनी नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ओके, देयर इज नो नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ओके, सो कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? मेरे पास 4 ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 4H2O, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4H2।
सर मुझे नहीं समझ आया, आपने 4H2O की अच्छा, फिर मैं बेटा आपके पास बेसिकली रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर। बेटा ये क्या है, ऑफ वाटर। तो मैंने उसी रूल को कंसीडर करते हुए आप लोगों को कहा कि यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन है तो आप ऑपोजिट साइड पर 4H2O लगा दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन बेटा मसला हो गया एक। मसला क्या हुआ मसला ये हुआ कि जब आपने 4H2O लगाया तो बेटा हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गए। क्या कहते हो, हाइड्रोजन भी तो ऐड हो गए, और एक भी नहीं 8 हाइड्रोजन ऐड हो गए। 8 हाइड्रोजन, 4 into 2 is 8, and hydrogen is balanced by H positive ion. तो ये लो 8H positive ion। अभी का बात समझ आ रही है मेरी? हम्माद, हनान, बात समझ आ रही है? ओके है सब? यस जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। यानी यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ तो ओवरऑल प्रोडक्ट साइड पर +2 चार्ज है, और यहाँ -1 और ये +8 और -1 का आंसर आया +7। तो इट मींस दैट रिएक्टेंट साइड पर मेरे पास +7 का चार्ज है और प्रोडक्ट साइड पर मेरे पास +2 का चार्ज है। रिएक्टेंट साइड पर मेरे पास +7 का चार्ज है और प्रोडक्ट साइड पर मेरे पास +2 का चार्ज है। सो इट नीड्स टू बी बैलेंस। तो पता है मैं क्या करूंगा, देखना बेटा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लगा दिए 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ किसको ये बात नहीं समझ आई? गौर से देखो इसको। All okay? Just I have considered the rules. Then I'm balancing the charge by adding electrons. Yes. All okay? Sir, I understood. Okay, see this. Now we have second equation, that is Fe2 plus is changing into Fe3 plus. There is no oxygen, there is no hydrogen. So it needs to be balanced by the charge. Like I have to add 1 electron over here. So this is +3 and this is +2. Obviously बात है कि मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूंगा means -1, so it would be +2 and +2. अब क्या करूंगा? Now I have to add equation 1 and equation 2. Now I have to add equation 1 and equation 2, but you know, whenever we are going to add the both equations, electrons must be the same. पहली equation में मेरे पास only 5 electrons. In second equation I have only 1 electron. So I need to multiply second equation by 5. Why? So that electrons must be the same. ताकि मैं जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैंसिल आउट कर सकूं। दिस इज द रीजन कि हमने उस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 से मल्टीप्लाई करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, कि आपके इलेक्ट्रॉन सेम हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड reactants with reactants and products with product. So MnO4 minus plus 8H positive 5Fe2 plus is going to give you Mn2 plus, then 4H2O, then 5Fe3 plus. So this is
the balance equation in all aspects, with respect to hydrogen, with respect to oxygen, with respect to the charge, with respect to the metal. So ये complete balanced equation है. In this equation, you have to in this equation you have to identify कि oxidation कहाँ हो रही है, reduction कहाँ हो रही है, which one is oxidizing agent, which one is reducing agent. So याद रखिएगा oxidizing agent क्या होता है. Oxidizing agent oxidizes other and reduces itself. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर. आप बोलोगे सर MnO4 माइनस है. मैं बोलूंगा क्यों, मैं कहूंगा क्यों. आप बोलेंगे सर MnO4 माइनस में Mn का जो चार्ज है दैट इज +7. बेटा क्या मैं सही कह रहा हूँ. Mn का चार्ज इज +7. क्या मैं सही कह रहा हूँ. Mn का चार्ज इज +7. सर +7 क्यों होगा. निकाल लो. जी सर निकालो +7 जरा ही देखो. चार्ज है, +7 ही चार्ज है इसका. हाँ जी, यहाँ पर +2 है. So it's changing from +7 to +2. Charge is going to decrease, means this is reduced, and something which gets reduced is an oxidizing agent. Hence MnO4 minus is oxidizing agent. In the same way, you have to identify reducing agent. So reduced Fe2 plus. Fe2 plus is changing from +2 to +3. +2 to +3, which means that charge is increased, which means that this is oxidized. And something which gets oxidized is a reducing agent. So Fe2 plus is reducing agent. हाँ जी, ओके. तो होपफुली अब आप ये सारी चीजें कर लेंगे. सो बेटा ये आपको चीजें पता होनी चाहिए. ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अच्छा, ओके. Furthermore, we are going to study cell. Right? We are going to study cell. Cell is a device which converts electrical energy into chemical energy. Cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. Cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. अच्छा जी, ओके. सो अब सेल हम दो तरह के डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एक सेल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास आ गए दो तरह के सेल. हमें दो तरह के सेल डिस्कस करने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अच्छा, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये दो चीजों पर, इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है इसका, और एक इसका जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट है, जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करते हैं. तो इस वजह से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो हम आते हैं सबसे पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
करता क्या है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तो वो सेल होता था ना जो आप इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते थे, क्योंकि बहुत कॉमन सा टॉपिक है, तभी मैं कंपैरिजन के लिए आपको बार बार इलेक्ट्रोलिसिस कह रहा हूँ। बेटा अगर आपको याद हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस में बैटरी यूज किया करते थे। बैटरी वहां पर मैंडेटरी थी। अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे? बैटरी तो मैंडेटरी है। आप जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो कैसे आगे काम बनेगा? लेकिन बेटा इस सेल को कोई नीड नहीं है बैटरी की, कोई नीड नहीं है बैटरी की, बिकॉज द जॉब ऑफ दिस सेल इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द जॉब ऑफ दिस सेल इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपको, कि इस सेल में तो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे बेटा। तो अब मैं इसको कैसे लिखूं? मैं इसको लिख रहा हूं कि इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। नो नीड ऑफ बैटरी। नो नीड ऑफ बैटरी। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये खुद ब खुद हो जाते हैं। मतलब उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपको बैटरी लगानी पड़ रही थी ना, लेकिन बेटा अब आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये बेटा मेरे बच्चों, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता कैसे है, होता क्या है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? तो बेसिकली अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप दो काम करते हो बेटा। एक तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो। सबसे पहला काम जो हम इससे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहला काम। तो मैं इसको लिख देता हूं, टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी यूज्ड। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स में ओ लेवल्स में आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करते थे। खाला, नसीमा, काहा, माली, ज्यादा, फजूल, बोलता है, और मतलब हर एक ने अपना नेमोनिक बनाए हुए थे, रिएक्टिविटी सीरीज थे। अच्छा उधर पता है क्या होता था? अभी मैं थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा कर हटा हूँ, यानी मैंने बच्चों को बताया कि दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज, यू हैव टू मेमोराइज इन ऑल मीन्स। क्योंकि लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड aqueous. Aqueous means you have water as well. Which one will go towards cathode? Which one will go towards anode? You have two ions, Na plus ion, H plus ion. Now you have to decide which ion will move towards cathode. So your reactivity series will decide. Your reactivity series will decide. जो आयन अब बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज होगा, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होगा, तो वो सबसे पहले मूव करेगा कैथोड पर। बात समझ रहे हो? मतलब इतनी हद तक हम बताते थे, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव। इन 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 ए टू इन ए टू अब आप उसकी डीप में जा रहे हो। अच्छा, तो जो सर हमें ओ लेवल पे बताते थे, इस वजह से बताते थे। अरे यार, ओके, आज समझ आई है ये बात। तो उस टाइम बच्चे की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है,
So this is more reactive, this is less reactive. Khatam baat, khatam baat. So today you are going to learn कि अगर सोडियम इज मोर रिएक्टिव तो आप उसको क्वांटिटेटिवली बताओगे कि यार इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, so that's why this is more reactive, that's why this is less reactive. So basically हम इसमें करेंगे क्या, इसमें आप लोग ये काम करोगे बेटा कि ये आपने लिया एक बीकर, ये आपने लिया बीकर, ओके। इस बीकर में आपने डाल दिया, इस बीकर में आपने डाल दिया कॉपर, यानी ये जो रॉड है ना, ये कॉपर की रॉड है, ओके। और इसको आपने डाल दिया बेटा किसमें, वाटर में। गौर से सुनिएगा मेरी बात अब, ओके। अब क्या हुआ कि दिस इज योर वाटर। अब आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कॉपर इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। भाई दिस इज अ मेटल, दिस इज मेटल, metal has a tendency to lose electron, ओके। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, यानी ये तो कॉपर सॉलिड है ना, ये तो कॉपर सॉलिड है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो हो रहा क्या है, हो रहा क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दूं ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा, बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिएगा जरा, यस। तो बेटा हो रहा क्या है यहाँ पर कि ये रहा पानी, ये रहा पानी, ओके। और कॉपर जब इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये रहा कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे ही रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे ही रह जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, काफी सारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे ही रह जाएंगे। क्यों, कि जब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ के आ रहा है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस रॉड से निकल के कॉपर 2 प्लस इसके अंदर आ गया। जैसे ही 2 प्लस बना तो वो एक्वस हो गया। ऑल आयंस आर इन एक्वस स्टेट, यू नो ऑल आयंस आर इन एक्वस स्टेट। चाहे वो कोई सा भी आयन हो बेटा, चाहे वो कोई सा भी आयन हो, ऑल आयंस आर इन एक्वस स्टेट, ऑल आयंस आर इन एक्वस स्टेट, राइट, ओके। ओके, अच्छा अब क्या है कि बहुत सारे कॉपर 2 प्लस आयंस इस बीकर में आ जाएंगे, काफी सारे कॉपर 2 प्लस आयन, 1 2 3 4 5 6 7, a lot of copper 2 plus ions you will see there, a lot of copper 2 plus ion. Now I am zooming in, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं और क्लियरली शो करूं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर क्लियरली शो करूं, आई एम जूमिंग इन, तो कुछ ये होगा कुछ ऐसा होगा कि दिस इज योर रॉड, okay, on these, on this rod you have a lot of electrons, you have a lot of electrons, और कॉपर 2 प्लस आयंस यहां आ गए, और ये कॉपर 2 प्लस आयंस इंटरेस्टिंगली इसी रॉड से ही निकले हैं, इंटरेस्टिंगली इसी रॉड से ही निकले हुए हैं वो,
इसी रॉड से ही निकले हैं। सो बेटा यू विल सी पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी will see potential gradient, मतलब के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड ऑफ, बल्कि मैं क्या देता हूं, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड copper 2 plus ion, right? सर Between electron and copper 2 plus ion. सर इसका मीनिंग Sorry? क्या हुआ? सर इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2 के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा? वो तो हमेशा से नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन बिल्कुल चार्ज। होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल पहले से है, बिल्कुल पहले से है। तो हम उसको इजैजिरेट कुछ इस तरह से कर रहे हैं, यानी हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि वो जो कॉपर 2 प्लस वहां से रॉड से निकल के सॉल्यूशन में आया है, अगेन इट्स गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बी फॉर्मिंग कॉपर। तभी तो आपका कॉपर का जो साइज होगा विल रिमेन द सेम। अगर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो, अगर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहे, तब तो थोड़ी देर बाद कॉपर का साइज, यू विल सी दैट द साइज ऑफ कॉपर इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों? कि सारा का सारा कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, सारा का सारा कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, बट एट द सेम टाइम द कॉपर 2 प्लस आयंस आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन वो दोबारा से अपना रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कॉपर 2 प्लस एंड एन इलेक्ट्रॉन। बेटा मुझे ये कैलकुलेट करना है, this potential, this electrode potential I have to calculate, I have to determine this potential difference। अब मैं क्या करूंगा पता है? अब मैं क्या करूंगा, सर्किट तो आपका इनकम्प्लीट है सर्किट तो आपका इनकम्प्लीट है। मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए, मैं एक काम करता हूं, इसको ग्राउंड कर देता हूं। इसको मैं क्या कर देता हूं, ग्राउंड कर देता हूं। मैं जरा इसको कॉपी कर लूं, जरा आपको और फर्दर समझ आ जाएगा। देखिएगा जरा गौर से बेटा, मैंने क्या किया, सी सर वो दिस, मीन बाय कि मैंने, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय कि हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अभी आपको समझ आएगा। जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। दिस इज दिस इज दिस इज वोल्ट मीटर, एंड देन मैंने क्या किया, उसे ग्राउंड कर दिया कुछ ऐसे। आपको तो पता है ग्राउंड का वोल्टेज जीरो होता है, ग्राउंड का जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। तो ये है आपके पास 0 वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल है। अच्छा, अब पता है क्या हो रहा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इतने सारे इस रॉड पर हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का जो रश है, ये इलेक्ट्रॉन अब यूं मूव करेगा। बेटा जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वोल्ट मीटर से पास होगा, वोल्ट मीटर आपको एक रीडिंग शो करेगा, वोल्ट मीटर आपको एक रीडिंग शो करेगा, वोल्ट मीटर आपको एक रीडिंग शो करेगा। that would be your potential difference of copper, that would be your potential difference of, आप किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कॉपर का कर लो, मैग्नीशियम का कर लो, जिंक का कर लो, मर्जी आपकी। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, विद द ग्राउंड। मैंने उसको ग्राउंड कर दिया, तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो हमें तो पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से आप हर मेटल के लिए काम करोगे। लेट सपोज ये आपके पास आया +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। इस तरह से इन दिस वे you are going to determine the potential difference of many elements, including
फिर वो हम आगे देखेंगे कि किस किस केस को हमें किस किस तरह से डील करना है। लेकिन राइट नाउ आई एम मेकिंग योर ग्राउंड कि हम हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस लाइन है, वो कुछ ऐसा ही है। हम इसके अकॉर्डिंग भी चलते रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। तो ये हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया है इसी पर्टिकुलर मेटल का। मैंने आपको कॉपर की एग्जांपल दी है, कॉपर की बजाय यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल में लिखना चाह रहा हूँ इसकी, आप देखिएगा जरा। ये चीजें आगे बहुत काम आएंगी चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका जो सेकंड पोर्शन है ना इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। it will be very easy for you because some of the content you have studied before in your O levels. तो मतलब कि कैथोड पे कौन जा रहा है, प्रोडक्ट एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, और मतलब के रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, cation is going towards cathode, cation means the positively charged. But the another part of this chapter, that is electrochemical cell, that right now we are studying, उसमें आप देखना बेटा, आप जब पास पेपर उठाओगे कितनी दफा आप ये चीजें देखोगे, बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डायग्राम, बार 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जो आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि इसमें हम लोग कर रहे क्या है। सो व्हाट वी आर डूइंग, अ पीस ऑफ मेटल मैंने लिया बेटा। मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिटेल, थोड़ी सी डिटेल इसकी। मैंने क्या किया, piece of copper metal, piece of copper metal is placed in a beaker, is placed in a beaker, and beaker containing water, right? This is step one. Then what we did, copper started to lose electrons as copper is a metal, as copper it is a metal, and converted into copper 2 plus ion. Okay, and electrons are present on the surface of metal. Electrons are present on the surface of metal. यही काम अभी हम लोगों ने देखा और यही काम मैं भी इसको प्रॉपरली लिख रहा हूं। Electrons are present on surface of metal, या आप कह लो surface of electrode. ओके, अच्छा जी। और अब मैं ये लिखूंगा कि copper metal, that is your rod. Copper metal, that is the rod, become negatively charged, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बेटा, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और solution becomes positive due to copper 2 plus ions, and there is a equilibrium reaction. So basically कुछ इस तरह से काम आपका हो रहा है। कुछ ये वाला काम आपके पास हो रहा है, सही है जी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो बेसिकली अब मैं इसको यूं करके लिखूं कि
potential difference is set up between electrodes and solution. That is called electrode potential. That is called electrode potential. ये है इंपॉर्टेंट बात आपके सीखने के लिए, आपको यही चीजें पता होनी चाहिए। तो हम अब हर चीज के लिए एक ही टर्म बार बार यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी डेफिनेशन भी आती है। मजे की बात यह है कि डेफिनेशंस भी आपको नजर आएंगी 100 मार्क्स के पेपर में बेटा। A2 मतलब कि डेफिनेशन वो आपसे पूछ रहा है, तो डेफिनेशन वाला पोर्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। तो एड्रेस तो मुझे सर एयर का नहीं यार। यस सबीरा सर बोलो। सर एक बार इसका पूरा ओवरव्यू दे दे, कुछ कहानी मैच नहीं कर रही मेरी। अच्छा अब देखिएगा जरा, मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ इसे, कि आपने पता लगाना है कि आपके पास जो पर्टिकुलर मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, मतलब उस इलेक्ट्रोड की एबिलिटी क्या है। वो तो सही है कि दिस इज अ मेटल, इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी आसानी से लूज करेगा, कितना मुश्किल से लूज करेगा, मुझे क्वांटिटेटिवली पता होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू, लेट सपोज एक मेटल है जिसकी वैल्यू -0.76 है, एक मेटल है जिसकी वैल्यू माइनस का 0.3 है। तो माइनस का 0.76 बड़ा नंबर है ना, मतलब कि वो इसकी एबिलिटी है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। मैं उस क्वांटिटी को डिटरमिन करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जिस मेटल का भी आपको ये पता लगाना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने वो मेटल लिया और उसको डिप कर दिया, उसका एक सिंगल रॉड लिया, उसको आपने वाटर में डिप कर दिया। जब आपने ये काम किया, या उसके सॉल्ट में डिप कर दो, जब आपने ये काम किया तो जाहिर सी बात है मेटल की जॉब है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वो तो उसकी डेफिनेशन है यार। वो मेटल ही क्या जो इलेक्ट्रॉन का लॉस ना करे। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए उस सरफेस पर, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर रह गए इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो कॉपर आयन बना वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। तो कितनी देर तक ये काम होता रहेगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इतने सारे आयंस होंगे इस सॉल्यूशन में यार। कब तक इस सॉल्यूशन में आयंस आते रहेंगे। जाहिर सी बात है इतना रश लग जाएगा इस वाले बीकर में आयंस का, इतना रश लग जाएगा कि ये आयन सराउंडेड बाय, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है, ये जो कॉपर की रॉड आपने ली है, ये सराउंडेड बाय कॉपर 2+ आयंस ही हो जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा सेटअप। जब ये सराउंडेड बाय कॉपर 2+ आयन हो जाएगा तो आप देखोगे यार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक फर्क आ गया। फर्क होता है ना, हर चीज का एक डिफरेंस होता है। वोल्टेज क्या डिफरेंस है ना, आपने देखा कि इसमें डिफरेंस आ गया। बेटा मैं उस डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, किसी का ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, किसी का ये डिफरेंस कम आएगा। अब एक बच्चे ने बोला सर नहीं अभी भी मुझे बात नहीं समझ आई। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास 2 मेटल है, एक आपके पास कॉपर है और एक आपके पास मैग्नीशियम है। अच्छा जी ओके सर, फिर क्या होगा। तो बेटा कॉपर तो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, कॉपर तो बेटा कॉपर तो कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मुश्किल से लूज करेगा ना। भाई लेस रिएक्टिव मेटल क्या होता है, which does not lose electron easily, which does not lose electron easily. And what is reactive metal, what is reactive metal, it will lose electron easily, it will lose electron easily। तो यही काम इसके साथ भी होने वाला है बेटा। अब ये क्या करेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली, सो लेट्स सपोज आपने 50 आयंस लिए, आपने 50 एटम्स लिए हैं कॉपर के। तो बेटा आउट ऑफ 50 वो सिर्फ 20 कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एंड यू विल सी ओनली 20 कॉपर 2+ आयंस, यू विल सी ओनली कॉपर 2+ आयंस, जो जो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब कि आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा नजर आएगा। But on the other hand, if you're going to use magnesium, you know magnesium is a reactive metal. So beta, let's suppose you have taken the same atoms, like 50 atoms of magnesium. So out of 50, 45 atoms of magnesium are going to lose electron. You will see 45 Mg2+ ions.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 31 32 40 41 42 43 45। तो यार ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा भाई। तो मैं यही तो करना चाह रहा हूँ। मैं हर मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। इन दी एंड बेटा, इन दी एंड यू will be having this data beta. In the end you will be having this data. तो अब आप जरा देखिएगा बेटा, ये देखिएगा जरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। यू कैन सी दिस। Sir, ये I देखो, have a question. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए हैं। Sir, I have a यस question. बेटा। कि सर एग्जाम्स के अंदर वो बहुत दफा में ये जो हम्म, डाटा होता है इसके साथ वो कहता है कि आपने नहीं बताना देंगे, है नहीं देंगे। कि अब डाटा बुकलेट नहीं देते। अब आपको पार्ट ऑफ जितनी आपको जरूरत है उतना पेस्ट करके देते हैं इन दी एंड ऑफ पेपर। तो पहले तो ये प्रॉपर आपको डाटा बुकलेट फॉर्म में आता था, ये डाटा बुकलेट फॉर्म में मिलता था आपको, लेकिन अब नहीं मिलता। अब आपने न्यू पेपर देखे होंगे, रीसेंट पेपर जरा करके देखें, उनमें थोड़ा सा डेटा इन्होंने पेस्ट किया हुआ है जो एज पर नीड, मतलब ऐसा नहीं है पूरा पूरा आपको वो दे दें, अब ऐसा नहीं होता। बात समझ आ रही है? इसमें आप देखिएगा बेटा कि लेट्स सपोज ये देखो, सिल्वर की वैल्यू आपको 0.8 दी हुई है, तो मतलब ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना यार। एल्यूमिनियम का देखो जरा तुम, बेरियम का देखो तुम, ब्रोमीन भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, और कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। ये देखो, फिर ये भी देखो, है ना भाई, कितने सारे हैं, ये देखो भाई, ये देखो। तो बेटा हम यही तो काम कर रहे हैं आज, यही तो काम कर रहे हैं हम, इन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। वही तो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। और ये जितनी भी वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, ये किसने फाइंड आउट किया है? हमने फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया है? ऐसे फाइंड आउट किया है जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने कॉपर 2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया है बाय दिस मेथड। तो आपने कुछ भी नहीं करना, रॉड ऑफ कॉपर लेकर उसी के सॉल्ट में डिप कर देना है, वाटर में डिप कर देना है, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू फ्लो। तो हमने उसको ग्राउंड कर दिया ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। वो इलेक्ट्रॉन जब उस वोल्ट मीटर से पास होगा, वो मुझे वोल्ट मीटर अपना रीडिंग दे देगा, वोल्टेज बता देगा, मैं अपने पास नोट डाउन कर लूंगा। फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा मैग्नीशियम से, फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा एल्यूमिनियम से, फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा सोडियम से, देन फिर निकल, देन क्रोमियम, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन कॉपर, देन जिंक, देन ऑल ऑफ द मेटल्स। फिर हमारे पास नॉन मेटल की बारी आएगी। तो खैर इस तरह से बेटा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अभी मेरी बात समझ तो आ रही है क्या I कहना चाह रहा हूँ मैं? question. So I यस have यस। another question कि जी एग्जाम्स सर, के अंदर वो बिल्कुल। हमें इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कहता है कि बताओ कि कोई चीज रिड्यूस होगी या नहीं होगी, हम उससे वो कैसे डिटरमिन करते हैं कि वो चीज रिड्यूस हो रही है या यस, फिर लाइक नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल 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 बेटा। इसमें होता ये है कि अभी आपने क्वेश्चन थोड़ा आगे का पूछा है, तो मैं बिल्कुल आगे का ही आपको आंसर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज बेटा, लेट्स सपोज आपके पास दो चीजें हैं इरफा। आपके पास एक सिल्वर है, आपके पास एक सिल्वर है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, और आपके पास एक क्रोमियम है। बेटा जरा देखना, क्रोमियम की वैल्यू, मैं क्रोमियम 3+ दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 0.71। मिल गई? आपके सामने लिखा हुआ है 0.74 मिल गई। देखो जरा इसी पेज पर, सबसे आखिर में 5th नंबर पर 0.74 मिला। जी सर। ओके, नाउ वी हैव दीज टू मेटल्स। अब इरफा मुझसे पूछती है, सर सर ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, डाटा बुकलेट का लिखने का एक अंदाज है, एक स्टाइल है, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल आपको देता है। मतलब एक चीज नोट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, सब 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 ऊपर नीचे तक सब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। आपसे मैं अगर पूछूं आपसे मैं अगर पूछूं कि इफ यू हैव टू मेटल्स, तो कौन सा मेटल जल्दी रिड्यूस होगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा मेटल जल्दी रिड्यूस होगा? तो आप लोग पता है क्या सोचेंगे? सर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा। सर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव हो गया, मींस दैट कि सिल्वर प्लस इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो आप बोलेंगे सर क्रोमियम का क्या होगा? बेटा एज कंपेयर टू सिल्वर,
chromium is not going to gain electron, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लूज करता है। तो इसलिए मैं अभी बहुत आगे की बात आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले हम इन वैल्यूज को पढ़ना सीखेंगे कि यार माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस का क्या मतलब होता है, और इन दोनों वैल्यूज का डिसाइड इन वैल्यूज को देखकर डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, किस इक्वेशन को फ्लिप करना है, किस इक्वेशन को फ्लिप नहीं करना है। तो अभी हम बिल्कुल बेस बना रहे हैं। आज वाली क्लास बिल्कुल बेसिक है आपकी। इसके बाद जो होगा वो एकदम हैवी क्लास आएगी, बिल्कुल प्रो मैक्स वाला वर्जन होगा वो, क्योंकि मुझे पता होगा, अब बच्चों को पता लग गया है कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट नॉन मेटल्स। अभी तो मैंने जुगाड़ कर दिया ना, मैंने ग्राउंड कर दिया बेटा, अभी मैंने ग्राउंड कर दिया ना इसे। हम ग्राउंड नहीं करते हैं बेटा। आपको पता है कि हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ना, वी यूज अ पर्टिकुलर मेथड, वी यूज अ स्पेसिफिक मेथड। वो पता है क्या होता है? कोई रेफरेंस लेते हैं, कोई रेफरेंस लेते हाइड्रोजन हैं हम, दैट इज सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज द शी। बेटा हम शी यूज करेंगे। यहाँ शी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, this is your reference electrode. By using this reference electrode, we are going to find out electrode potential of each and every substance, each and every element. तो हम फिर उसको, उसकी फॉर्मेशन देखेंगे, उसको बनाना सीखेंगे, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो ये है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा सबको?